हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, आज ऑफलाइन जो यहाँ बैच चल रहा है, यहाँ से सीधा लाइव है, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए, कल हम लोग प्राकृतिक वनस्पति ही भारत की पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत सामान्य सा एक अनुमान हम लोगों ने देखा था कि वनस्पति कैसे उगती होगी, और एक वन रिपोर्ट को देखने की कोशिश की थी। बाकी इससे ज़्यादा हम लोगों ने नहीं देखा था, यही था। चलो, और अब आज इसको समझते हैं कि ये भारत की वनस्पति, जिसको ऐसे ऐसे हमें बांट करके पढ़ना है। आपको ये दिख रहा है कि भारत है जी, तो मोटा हो गया ये, तो ये मोटा है, तो इसको सीधा कर देते हैं। मोटा अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा, जैसे खा लिया हो ज़्यादा बहुत सारा, ऐसा और हो गया। तो समझो बात को। ये जो भारत की वनस्पति है, ये इतनी टफ नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैप में जो आप देख रहे हो, इसमें ऐसा लग रहा है कि यार इतनी सारी पूरा पूरा काटा कुटा हो रहा है पूरा, लेकिन ये काटा कुटा आपके देखने बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझिए कि भारत की वनस्पति के अंतर्गत हम लोगों को वन पढ़ना होता है, और किसी भी क्षेत्र के अगर वन पढ़ने हैं तो इसका अनुमान कैसे होगा कि यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इसका अनुमान करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कितना वहाँ तापमान होता है, ठीक है। क्योंकि तापमान हो चाहे वर्षा हो, इनसे ही निर्धारित होता है कि वहाँ किस प्रकार के वन वहाँ होंगे। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा वन रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। बारिश होती नहीं है तो वहाँ फिर कहाँ होगी, वनस्पति होगी नहीं, या होगी तो फिर कांटों के रूप में होगी। इतना सा है। तो चलो, आप लोगों ने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी आप लोगों में अनुमान करना है कि आपको थोड़ी सी जानकारी इतनी होगी, नहीं होगी तभी 2 मिनट में आपको हो जाएगी। समझना बात को। ये भारत का मैप है, और इस भारत के मैप को आप ध्यान से देखिए कोरा, ठीक है। यहाँ मुझे ये आसानी है कि इसको ऊंचा नीचा कर सकता हूँ, सुनते रहो आप। इसके दक्षिण में एक रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम क्या हो सकता है? 0 डिग्री रेखा हो सकता है? बताओ देख, क्या है इसका नाम? ये 0 डिग्री अक्षांश है, और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। चलो सुनना, ध्यान से सुनना बात को। यहाँ से कुछ हवाएं आती है। क्या आती है? हवाएं। और ये नीचे की तरफ आप लोगों को मालूम है कि ये क्या है? सागर है, पूरा पूरा सागर सागर सागर, पानी पानी है। तो यहाँ का पानी गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है। बादलों का निर्माण आप लोग जानते हो सारे। तो पानी जैसे ही भाप बनकर के ऊपर की ओर उठता है, इतने में नीचे की तरफ से कुछ हवाएं आती हैं और इन बादलों को भारत की ओर ले आती है। इतनी बहुत सामान्य बेसिक सी जानकारी समझ में आ गई, इसमें कोई x+y नहीं है। यहाँ बादल बनते हैं, और नीचे की तरफ से जो भारत की ओर जो आने वाली कुछ पवनें हैं, कुछ हवाएं हैं, उन बादलों को लाकर के भारत की ओर धकेल देती है। इतना समझ में आ गया? और धकेलती है, बस ये कैसे धकेलती है वो नहीं, अभी तो ये समझो कि धकेलती हैं। ये समझ में आ गया? अब सुनो, जैसे ये भारत की तरफ ये जब धकेलती हैं, यूं आ रही होती है, लेकिन कुछ कारण से, क्या कारण है हम लोग पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ये यूं मुड़ती है, यूं मुड़ने के बाद में यूं करके भारत की ओर एंट्री करती है। भारत की ओर क्या करती है? एंट्री करती है। तो जब ये एंट्री कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ में क्या आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं इसके साथ? बादल आ रहे हैं। और बादल जब भारत की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब ये यूं तो आएंगे नहीं, यूं जर्र ऐसे कैसे तो आएंगे नहीं, बारिश करते हुए आएंगे, सीधी बात है। तो ये बारिश करते हुए भारत की ओर एंट्री करते हैं। समझना, आप लोगों ने भौतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं, कुछ लोगों ने पढ़ लिए हैं, कुछ का बाकी है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या है? ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। और यहाँ ये क्या है? ये हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो जब अब, और यहाँ क्या है? ये अगर मैं यूं करके यूं यहाँ ये बना दूं तो अरावली है। तो ये जो बारिश करने वाली जो पवनें हैं, बादलों को लेके आएगी और यहाँ ला करके यहाँ टकराएगी। कहाँ टकराएगी? पश्चिमी घाट में टकराएगी। पश्चिमी घाट में जैसे ही टकराएगी, धुआंधार बारिश करेगी। यहाँ किसी बारिश करेगी? धुआंधार बारिश करेगी। तो यहाँ खूब सारी बारिश ही बारिश होती है। यहाँ क्या होती है? खूब सारी बारिश होती है। किधर होती है? उस पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले एरिया में। समझ में आ गई? यहाँ से ये पश्चिमी घाट खूब सारा ऊंचा है, ऊंचाई की वजह से पवनें इधर की तरफ नहीं आ पाती हैं। कुछ कुछ पवनें जो इधर की तरफ आ जाती है, वो इधर भी थोड़ी सी वर्षा कर देती है, लेकिन इधर आ नहीं पाती। ये समझिए आप। तो यहाँ खूब सारी बारिश होती है, ये समझते जाना है कि यहाँ खूब सारी बारिश होती है। समझ गए? उसके बाद में ये पवनें चलती चलती हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। जब तक ये किसी भी एरिया से टकराएगी नहीं, तब तक बहुत ज़्यादा बारिश नहीं करेगी, सूंट निकल जाएगी। समझ गए? आगे समझिए। अब ये आगे की तरफ ऐसे ही आगे की ओर जा रही है, ये जा रही है, पवनें जा रही हैं, पवनें जा रही हैं। क्या यहाँ पर अवरोध है? क्या अवरोध? आगे कुछ रोकने वाला है क्या? नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये जो अरावली इसी के समानांतर है, जिधर ये जा रही है उधर ही अरावली है। अगर यूं होती है अरावली तो टकरा के यहाँ खूब सारी बारिश कर देती, समझ रहे हो? तो आप लोगों को कोई पूछ ले कि अगर इस राजस्थान में बारिश करवानी हो तो क्या करेंगे, इस अरावली को पकड़ के क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे अरावली को पकड़ के, ये अरावली है और इस अरावली को पकड़ के यूं मोड़ देंगे, ऐसे यूं करके ऐसे मोड़ दीजिए, ये आड़े लगा दीजिए इसको। अगर आप लोग आड़े लगा दोगे तो ये जितनी भी बारिश करने वाली जो पवनें जा रही हैं इससे टकराएगी, यहाँ खूब सारी बारिश कर देगी, समझ गए? और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर यहाँ शिफ्ट कर देंगे अगर इसको, तो सारी बारिश यहीं हो जाएगी, समझ गए? तो राजस्थान में बारिश करवाने के तरीका है, जो किसी से मुड़ जाए तो मोड़ लेना, समझना बात को। तो ये कैसे हैं, तो ये ऐसे पड़ी हुई है ये अरावली, और तो कैसे पड़ी हुई थी ये, तो इसको ये यूँ कर दे दी, टन 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 टन, ज़्यादा जाएगी नहीं है, मैं ऐसे वापस बना देता हूँ, ये अरावली है, इसे टेढ़ी होगी, समझ गए आप लोग? तो यहाँ से इस अरावली के पश्चिम की ओर निकलते हुए ये जो है पवनें इधर की ओर चली जाती है ऊपर की ओर, तो यहाँ भी बारिश करती है, यहाँ खूब सारी बारिश करती है, समझ गए? चलो, और इधर से जो जाने वाली जो पवनें हैं यूँ आती हैं, यूँ आने के बाद में ये वापस ये क्या आ गया, हिमालय आ गया, इस हिमालय से टकरा टकरा करके भारत की ओर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है, भारत की ओर मुड़ती है, तो यहाँ से ये भारत की ओर मुड़ती है। आप मुझे ये बताइए कि ये भारत की ओर मुड़ गई, यहाँ पर खूब सारी बारिश करेगी, इसके बाद में इधर बारिश करते करते आएगी, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसमें बारिश की मात्रा कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिमाग को यहीं पर रखना, क्योंकि इसी से अभी पूरी की पूरी वनस्पति, अगर आपने ये 10 मिनट ध्यान से सीख ली तो उसके बाद में वनस्पति आपकी क्लियर है। तो इधर बारिश ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, यहाँ आते आते और कम हो जाएगी, और जितनी बची हुई है ये अरावली से टकरा करके अरावली के पूर्व वाले भाग में खूब सारी बारिश कर देती, समझ गए? इसका मतलब इधर की तरफ से जो जाने वाली पवनें, कौन सी पवनें ये नहीं समझना, आपको ये समझना कि इधर की तरफ से जो जाने वाली पवनें हैं अरावली से टकराकर अरावली के पूर्व वाला जो भाग है वहाँ खूब सारी बारिश कर देती है, और पश्चिम की ओर बारिश कर नहीं पाती क्योंकि उससे टकराकर उधर जा नहीं पाती है, समझ गए? और इस अरब सागर से होते हुए जो पवनें आती हैं इस अरावली के समानांतर ऊपर की ओर गुजर जाती हैं, टकराने का कोई अवरोध नहीं मिलता। जब अवरोध नहीं मिल रहा है तो ये वाली पवनें भी आगे निकल गई, ये वाली यहाँ टकरा के रह गई। तो राजस्थान में पश्चिम वाले एरिया में मरुस्थल पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? अरावली का पवनों के समानांतर होना। क्लियर हो गया? तो पश्चिम की तरफ इसलिए ये बारिश इतनी नहीं होती, समझ गए बात को? रेत इसीलिए ज्यादा पाई जाती। चलो यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, गारो खासी जयंतिया। बोलो एक बार, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। उन पहाड़ियों की संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है, कीपाकार संरचना कहते हैं उसको, कि उसके अंदर तो घुस जाती है लेकिन बाहर की ओर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो यहाँ ये जो पहाड़ियां हैं इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि ये जो बादल है पूरा पूरा बादल इसके अंदर घुसने के बाद में फिर इसको आगे जाना है पवन के साथ में। पवन तो पीछे से धक्का लगा रही है लेकिन आगे निकलने का कोई रास्ता है नहीं। पीछे कैसे आए? बहुत जोर लगाना पड़ता है इसको, और इधर यूं 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 घुमड़ करते करते सारा की सारी बारिश कहाँ कर देती है? वहीं पर बारिश कर देती है। तो भारत ही नहीं, विश्व की सबसे ज्यादा जो वर्षा जहां पर होती है उनमें से एक स्थान ये भी। समझ रहे बात को? तो चलिए आप लोगों को ये वाली मोटी मोटी बात समझ में आएगी। तो इधर की तरफ जो है ये ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद में इधर धीरे धीरे कम होती जाती है बारिश, और ज़्यादा बारिश एक यहाँ पर भी होती है। और ये भारत का एक एरिया जो यहाँ पड़ता है उस एरिया का नाम क्या है बताओ देखो? अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार में भी खूब सारी बारिश हो सकती है, हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ तो वैसे यूँ करके यहाँ से मानसून बना तो भी यहीं बरस गया, ये तो बरसता ही रहता है यहाँ, तो ये तो समुद्र के भीतर ही नमी रहती है। दूसरी बात, इधर की तरफ क्या है? ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, एंड्रोट, पिटली, ऐसे द्वीपों का नाम सुना आप लोगों ने? मिनिकाई, अमीनी द्वीप, इन तमाम द्वीपों को मिलाकर के एक बड़ा द्वीप का नाम दिया गया जिसे क्या कहते हैं हम लोग? लक्षद्वीप कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही इधर की तरफ अंडमान निकोबार, तो यहाँ भी खूब सारी बारिश होती है। और कम बारिश कहाँ हो रही है? तो इसके इधर कम होती जाती है, बारिश कम होती जाती है, और इस अरावली के पश्चिम वाले एरिया में तो बहुत कम बारिश होती है। बस इतना सा क्लियर हो गया? हो गया? ये कुछ डाउट है? नहीं है? चलो अब सुनो कुछ नहीं करना। भारत में कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं, और वो जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो इस आधार पर है कि कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है। अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है, कोई भी भारत का एक ऐसा एरिया जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, वहाँ पर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कैसी वनस्पति पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। ये वाली बात क्लियर होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पर भी हो रही है वहाँ कौन सी वनस्पति पाएगी? सदाबहार वनस्पति। ठीक है,
उसके बाद में 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर जहां पर भी वर्षा होती है उस वाले एरिया में पाई जाती है। देखिए वनस्पति 3 प्रकार की है, 5 हैं लेकिन मैं पहले 3 बता रहा हूँ। एक तो है जहां पर हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, जहां बारिश खूब सारी होती है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा उनके पत्ते रहते हैं, समझ गए। एक वो जो कभी कभी पत्ते गिरा देते हैं, एक वो जिनके पत्ते ही नहीं है, ठीक है। एक तो वो जिनके पत्ते कटे हुए हैं सारे के सारे, एक वो जिनके हमेशा पत्ते रहते हैं, एक वो जो बीच बीच में पत्ते गिरा देते हैं। 3 बात समझ में आएगी। जिनके हमेशा पत्ते रहते हैं, पत्ते का मतलब उनका पत्र, क्या कह सकते हैं उसको, लीफ, पत्तियां, तो वो जो लीव्स रहती हैं वो सदाबहार वनस्पति होती हैं। और कभी कभी अगर अपने पत्तों को गिरा देती हैं, गर्मी का मौसम आता है, बारिश नहीं हो पा रही है और उस ताप के कारण सहन नहीं कर पाती, और अगर पत्तियों को गिरा देती तो पत्तियों को पर्ण कहते हैं, और उन वनों को क्या कहते हैं, पर्णपाती वन। उनको कौन सा वन कहते हैं, पर्णपाती वन कह सकते हैं। इसका मतलब वो मानसून पर डिपेंड करते हैं, अगर मानसून नहीं आ रहा है तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए उनको मानसूनी वन भी कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। तीसरा होता है 75 से कम, या उनको हम लोग 75 से कम कह सकते हैं, 75 सेंटीमीटर से अगर कम, 75 सेंटीमीटर से कम। मेनली जो ये होता है, एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम। ये जो एरिया है यहाँ पर वर्षा होएगी क्या, हो तो रही है लेकिन कम हो रही है, तुलनात्मक रूप से सबसे कम हो रही है। तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मरुस्थलीय वन। कैसे वन, तो मरुस्थली में जो पौधे पाए जाते हैं उनके तो पत्तियां ढंग से नहीं होती है, कांटे ही होते हैं उनके, तो मरुस्थलीय वन। और मरुस्थल में उगे हुए होते हैं इसलिए उनको कहते हैं मरुद्भिद। उद्भिद का मतलब उद्भवन होना, उद्भव होना, तो मरुद्भिद, बोलो मरुद्भिद, मरुद्भिद वन। ये वाली बात क्लियर हो गई। 3 प्रकार के वन तो ये हो गए। उसके बाद समझो, उसके बाद क्या समझना आपको, उसके बाद 2 प्रकार के वन और हैं। क्या ऐसा है क्या कि बारिश होगी वहां ऐसे वन पाए जाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तापमान जो है वो भी डिसाइड करता है कि कैसी वनस्पति रहेगी। जैसे इस धरती पर तापमान नॉर्मल होगा, यहाँ कम पाया जाता है तापमान, तो यहाँ अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। आप ऊपर की ओर जाओगे, पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो वहाँ अलग प्रकार की वनस्पति, बहुत ऊंचे चले गए आप जहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है तो वहाँ तो अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर भी ये डिसाइड करता है कि वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो ऊपर की ओर जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है, टेम्परेचर घटने के साथ साथ ऊपर की ओर वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पर्वतीय वन। क्या कहते हैं उनको, पर्वतीय वन, ठीक है। तो चौथा प्रकार कौन सा हो गया, पर्वतीय वन। एक और वन होता है जो खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, खारे पानी में भी अपना उद्भवन कर लेते हैं, तो उन्हें लवणोद्भिद कहते हैं, या उन्हीं को मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन से वन कहते हैं उनको, उन्हीं को वेलांचली वन कहते हैं। उन्हीं को कौन सा वन कहते हैं, वेलांचली वन कहते हैं, उनको वेलांचली वन कहते हैं। उन्हीं को दलदली वन कहते हैं, क्योंकि दलदल में पाई जाते हैं डेल्टा वाले क्षेत्र में, इसलिए उनको डेल्टाई वन भी कहते हैं। कौन से वन कहते हैं उनको, डेल्टाई वन कहते हैं। उन्हीं को अनूप वन भी कहते हैं। कौन से वन कहते हैं, अनूप वन। क्या मोटे मोटे ये 5 प्रकार आपको याद हो गए, कौन कौन से। एक तो है सदाबहार वनस्पति जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक 200 से कम करके कहां तक आना है, 75 सेंटीमीटर तक, वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। और फिर तीसरे प्रकार, उसके बाद चौथा, पांचवा, क्लियर हो गया। बस ये 5 नाम आपको याद हो गए। अब इस चित्र को देखो, ये वाला चित्र देखना आपको इस वाले चित्र को आप बहुत ध्यान से देखना, इसको समझना। मैंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा बारिश इस वाले एरिया में होती है। मैंने कहा कि इधर से पवने आती हैं और यहाँ फंस जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर खूब सारी बारिश कर देती है। कहा मैंने, ये कौन सा वाला एरिया, भारत का पूर्वी भाग, भारत का तो उत्तर पूर्वी जो ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में खूब सारी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। और इसका मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, ठीक है, सदाबहार वन पाए जाएंगे। ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया के बारे में भी मैंने कहा कि यहाँ पर भी खूब सारी बारिश होती है, तो यहाँ पर भी कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। और एक इधर की तरफ जो अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी कौन से वन पाए जाएंगे, यहाँ पर भी कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्लियर होगी बात। तमिलनाडु वाला जो एरिया है, यहाँ से भी जब पवनें गुजरती है तो यहाँ भी बारिश कर देती है, क्योंकि इधर की तरफ ये क्या है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट वाले एरिया से टकरा कर यहाँ भी खूब सारी बारिश कर देती है। एक तमिलनाडु वाला भाग, 5 भाग हो गए। 5 एरिया कौन कौन से, एक तो एरिया पूर्वी भारत,
पूर्वी भारत में सदाबहार वनस्पति। ओके, और सदाबहार वनस्पति का कि पश्चिमी घाट के पश्चिम वाला भाग, ये ध्यान रखना है, पश्चिम घाट का पश्चिम वाला भाग, नॉट पूर्वी घाट। क्लियर हो गया? तो पश्चिम वाले जो घाट है उसका पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद क्लियर हो गया? एक तो आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आप, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले एरिया ऐसे हैं, ये वाले एरिया जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये वाली मोटी बात आपको समझ में आएगी। तो 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है। जब ये वाले एरियो में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो इसका मतलब इधर की तरफ थोड़ी कम होगी वर्षा, तो 200 से कम, ठीक है। तो 200 से कम 199, 193, 97, 96, 94 यूं करते करते अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, इस वाले एरिया तक, इस वाले एरिया में 75 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वाला एरिया यही है। ये वाला एरिया, ये वाला बात समझ में आई? समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ये तो कौन सा है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला, इसका मतलब सदाबहार वनस्पति। और सदाबहार वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये वाली आप बात आपकी क्लियर होगी। ओके, उसके बाद सदाबहार वनस्पति के बाद में दूसरी जो प्रकार की वनस्पति होती है, कौन सी होती है? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन होते हैं। पर्णपाती वनों की खास बात ये होती है कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जब यहाँ से इधर की तरफ 200 सेंटीमीटर हो रही थी और हम लोगों को ये भी पता है कि बारिश इधर की तरफ घटती है, तो इसका मतलब अगर यहाँ 200 है तो इधर की तरफ घटेगी 200, तो 199, 198, 97, 96 ऐसा करते करते 75 सेंटीमीटर तक आ जाएंगे हम लोग। तो ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है, इस बीच वाले एरिया में जो वनस्पति पाई जाती है, इस बीच वाले एरिया में, वो बीच वाले एरिया में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम क्या है? पर्णपाती वन। क्या ये वाली बात क्लियर होगी? पर्णपाती वन। और ये वाले जो एरिया, यहाँ पर कौन सी वनस्पति? सदाबहार वन। ठीक है, दो वनस्पति आपको क्लियर होगी। आप क्षेत्र को इंडिकेट करते जाना और प्रश्न यहीं से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, हमेशा लगभग यहीं से प्रश्न आते हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि इस वाले एरिया में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति मतलब वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, उन वृक्षों को हम लोगों को याद करना होता है। ओके अब आप इस बात को अगर आपको कोई पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक प्रकार के वन कौन से पाए जाते हैं, तो बस पर्णपाती, बाकी तो थोड़ा सा बचा हुआ है, समझ गए? तो यहाँ बीच वाले एरिया में यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं, और उधर की तरफ वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। और इधर की तरफ जो आपको ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ जो वन पाए जाएंगे, कौन से वन पाए जाएंगे? यहाँ पर कौन से वन? मरुस्थलीय वन। कितना आसान है, बहुत आसान है। मैप से आप लोगों ने समझा तो बहुत आसान है, बस आपको राज्य पता होना चाहिए। अगर भारत का मैप आपको थोड़ा सा भरना आता है, नहीं भी भरना आता है, तो भी आपको ये अनुमान ये है कि प्रायद्वीप वाला जो भाग है, इस प्रायद्वीप वाले भाग में कोई पूछ ले कि प्रायद्वीप में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती थी, प्रायद्वीप है, यही है प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हो गया? या मानसूनी वन पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलिए। अब 3 तो आपको क्लियर हो गए। अब आपको एक चीज है जो आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात है? वो ये है कि ये जो मरुस्थलीय वन है, मरुस्थलीय वनों की खास बात ये नहीं है कि मरुस्थल में उगते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये 75 सेंटीमीटर से कम जो है, या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले एरियो में उगते हैं। ओके, तो 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये मान लीजिए कि अरावली के पश्चिम की तरफ जहाँ 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थलीय वन। ये एक यहाँ पर एक जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, ये वाली जगह दिखाई दे रही है। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बना देता हूँ, ये वाला एरिया दिख गया? अब दिखा आपको ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को कहा जाता है विदर्भ। इसको क्या कहते हैं? विदर्भ। इस वाले एरिया को विदर्भ कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से जो अगर पवनें आ रही थी, यहाँ टकरा रही थी, टकराने के बाद में इस वाले एरिया में तो खूब सारी बारिश कर रही थी, यहाँ टकराई बारिश कर दी, यहाँ टकराई बारिश कर दी, यहाँ टकराई बारिश कर दी, और धुआंधार तरीके से बारिश कर रही थी। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ तो बारिश कर नहीं पाई क्योंकि आगे की ओर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री भी अंदर की तरफ नहीं हुई। इधर वाली जो मैंने पौने बनाई उनके बारे में मैंने कहा कि यहाँ टकराती हैं, यहाँ बारिश कर देती हैं, उसके बाद में यहाँ आसपास करते हुए यूँ आगे चली जाती हैं। इधर वाली है जो यूँ घूमते हुए यूँ बढ़ जाती हैं। क्या मैंने ऐसा कुछ बनाया कि यहाँ भी कोई आ रही है? ऐसा नहीं बनाया। इसका मतलब भारत में ये वाला एरिया सूखा पड़ा रहता है, समझ रहे हो? दोनों तरफ से यहाँ बारिश नहीं हो पाती। अनुमान हुआ ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रायद्वीप के अंदर एक ऐसी जगह है जिसको विदर्भ कहा जाता है, और विदर्भ में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और उस कम बारिश होने की वजह से वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन पाए जाएंगे?
मरुस्थलीय वन। क्लियर हो गया? तो मरुस्थलीय वन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात यहीं पर नहीं पाए जाते हैं, विदर्भ में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब बताओ मुझे, 3 तो वन आपके क्लियर होगी। सदाबहार वन कहां पर है? एक तो पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग जहां पर मेघालय है, मेघालय में गारो खासी जयंतीय पहाड़ियां हैं, और जो वहां अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला एरिया, ओके, तो वहां पर क्या पाई जाती है? सदाबहार। और सदाबहार बाकी कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट के पश्चिम वाला एरिया, ओके। और आपको कहा जाए कि पश्चिम घाट का पूर्वी वाले एरिया में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो बताओ बताओ बताओ, ये पश्चिमी घाट बनाया मैंने, इस पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ तो कौन सी वनस्पति है? सदाबहार वनस्पति। और इसके जस्ट पूर्व की ओर कौन सी है? पर्णपाती वन। ये बहुत बारीक से ध्यान रखना, बार बार प्रश्न पूछता है। 2-3 प्रश्न है जिनको बार बार पूछता है, जिनमें से एक महोगनी भी बहुत ज्यादा पूछता है, एक साल को सागवान को पूछता है, और इनमें से इस वाले एरिया को ज्यादा पूछता है कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। इधर तो जानते हैं सारे कि इधर तो खूब सारी बारिश होती है, लेकिन लोगों को इधर वाले का पता नहीं होता है, जो जियोग्राफी वाले व्यक्ति होते हैं। तो जियोग्राफी मतलब जिनकी जियोग्राफी नहीं होती तो ये वाली मोटी मोटी बात समझ आ गई आपके। उसके बाद बताओ मुझे, पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लगभग बीच वाला जो भारत है उसमें बताओ, यूपी में कौन सा, बिहार में कौन सा, इधर की तरफ आप आओगे तो ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश नहीं, इसको क्या कहते हैं, पंजाब हरियाणा वाला एरिया, पंजाब हरियाणा का जो पूर्वी जो भाग है वहां पर कौन सी, एमपी में कौन सी, छत्तीसगढ़ में कौन सी, और बीच में और क्या क्या आता है? बताओ बताओ। ओके, झारखंड। और बताओ? ओके, महाराष्ट्र। उसके बाद ओके, उसके बाद ओके। हालांकि गोवा में ज्यादा संभावना किसकी है? सदाबहार की ज्यादा है। ओके, तो बीच वाला एरिया आप लोग इंडिकेट कर दोगे, समझ गए? अब सुनो, उसके बाद कौन सी वनस्पति? चौथे नंबर की वनस्पति। चौथे नंबर की वनस्पति की बात है कि वो कहां पर पाई जाती है? पर्वतीय। उसका नाम क्या है? पर्वतीय वन। पर्वतीय है तो पर्वतों पर पाए जाएंगे। पर्वत कहां कहां पर है? 1 2 3 यूं 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 यूं, ये पर्वत है, ये पर्वत। इस वाले हिमालय पर्वत में जो वनस्पति पाई जाती है वो पर्वतीय वन। क्लियर हो गया? ऐसे ही जो पर्वत हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? यहाँ पर भी आप लोग आइए तो यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे 1500 सेंटीमीटर से 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जगह यहाँ पर भी मौजूद हैं, जिनको हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम हिल्स, ऐसे नाम सुने आप लोगों ने? तो ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, और यहाँ पर भी कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? जब पर्वत श्रेणियाँ हैं तो पर्वतीय वन। क्लियर होगी? तो 2 जगह पढ़नी होती है पर्वतीय में। कौन कौन सी? एक तो हिमालय वाली और एक कौन सी? दक्षिण भारत वाली। 4 चीजें क्लियर हुई? भूलना नहीं है, भूलना नहीं, बहुत आसान सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके बाद एक और है जिसका नाम क्या है बताओ? एक का नाम क्या है? मैंग्रोव। एक बचा हुआ है जिसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति के लिए केवल इतना सा ध्यान रखना है कि मैंग्रोव वनस्पति वहां पर पाई जाती है जहां पर कोई नदी जाकर के गिरती है, डेल्टाई वाला भाग हो, वहां पर पाई जाती है। तो सुनो, इधर से खूब सारी नदियां आकर के यहाँ गिरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आकर के यहाँ गिरती है। तो ये जो तट है, जो ये तट हमेशा ये लगभग खारा ही रहता है। तो ये जो तट है, इस तट पर क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, पूरे तट पर पाई जाती है। ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इस पश्चिम बंगाल वाला एरिया में पाई जाती है। और एक तट है जो, इसके भी तो तट है अपने आप में, इसके तट नहीं है चारों ओर, तो यहाँ पर भी पाई जाती है। इसके नहीं है तट, इसके भी तट है। तो कोस्टल जो एरिया है, जो तटीय जो एरिया है, वहाँ सागर टच हो रहा है और सागर खारा होता है, और खारे में ही तो ये मैंग्रोव वनस्पति का उद्भव होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी खारापन, तो खारापन कहाँ? जहाँ सागर टच हो रहा है, तो यहाँ टच हो रहा है तो यहाँ भी उग जाएगी, यहाँ भी उग जाएगी, यहाँ भी उग जाएगी, यहाँ भी उग जाएगी, यहाँ भी उग जाएगी। ज़्यादा कहाँ उगी हुई है? यहाँ, उससे कम यहाँ, और बाकी ये आपको याद रख लेना। क्लियर होगी? और पाँचों के पाँचों क्लियर होगी एकदम से, बहुत आसान है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं इनको नोट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। पहली जो मैं बता रहा हूँ उस पहली का नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय। आप लोगों को चिंता नहीं करनी है कि ये हम लोग कैसे उतारेंगे, इनको नोट्स मिलेंगे आपको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वन, ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ओके,
ये सदाबहार वन। बताओ वर्षा कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक। ओके, और जगह कौन कौन सी है? क्षेत्र बताओ इनके, बताओ। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, ओके। उसके बाद हाँ, पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, ओके। तीसरा बताओ, आप बताओ। लक्षद्वीप हो सकता है, बिल्कुल। और बताओ। चौथा है अंडमान निकोबार, पांचवा तमिलनाडु। क्लियर होगी? कितना आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद देखो, इसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, चिंता नहीं करनी, देखना सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसके बारे में आपको एक बात याद होनी चाहिए, वो क्या है? वो बात ये है कि ये जो एरिया है, इस एरिया में वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं, पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं। जब इसका नाम क्या है, सदाबहार, सदा है तो इसका मतलब रोज ही पाए जाते हैं। तो एक का नाम है रोजवुड। क्या नाम है उसका? आपको पूछ लिया जाए कि रोजवुड, आयरनवुड, ये किस प्रकार की वनस्पति है, तो बता दोगे? तो रोज, जब सदा, सदा का मतलब रोज, तो रोजवुड। एक होती है आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, ठीक है। और छोटे बच्चे जब काम स्कूल जाते हैं तो रोज का रोज एक रबर काम में लेते हैं। क्या नाम, क्या काम में लेते हैं? रबर। रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, बोलते रहो। रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, ठीक है। रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, ओके। एबोनी के बाद एब से शुरू करना। आबनूस, 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 क्या है? नोट खड़ूस, आबनूस। क्लियर हो गया? तो रबर, महोगनी, एबोनी, आबनूस। आबनूस के बाद में सिनकोना, ये क्या है? सिनकोना, सिनकोना। एक है नारियल। ये स है तो स से वापस शुरू कर दो, फिर ना से नारियल। इसे कैसे याद करना है आपको? इसी तरीके से याद करना है, नारियल। याद हो जाएगा? कितना आसान है। बोलो, रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, ओके। उसके बाद देखो, रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, फिर आबनू, सिनकोना, आबनू, सिनकोना, नारियल, आबनू, सिनकोना, नारियल। कितना आसान है, बहुत आसान है। हाँ, 2 मिनट रुको। हाँ, अच्छा, ये भी कुछ खाने का होता होगा, तो खाने का होता होगा, ये रोज रोज खाते होंगे, लेकिन इसमें लकड़ी खाते हैं, इसमें आयरन खाते हैं, इसमें रबड़ पूरा पूरा चढ़ जाते हैं, और इसमें इसमें क्या होता है? इसको नहीं खाते होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा था, नहीं खाते होंगे, समझ गए? तो ये तो नारियल है, नारियल तो गर्ल्स पिएगी। उसके बाद में बॉयज के लिए अभी थोड़ी देर में आएगा, उसको कहते हैं महुआ। चलो बताओ, देखो सदाबहार वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो 5 जगह, कौन कौन सी है? एक तो पूर्वी, उसके बाद में पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, क्लियर। उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसके बाद तमिलनाडु, ओके। कौन कौन सी यहाँ पर पाई जाती है? रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, ठीक है। जोर से बोलो, रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, ओके। उसके बाद क्या है? आबनूस, सिनकोना, आबनूस, सिनकोना, नारियल, आबनूस, सिनकोना, नारियल, ठीक है। चलो, तो ये वाली बातें आपको क्लियर होगी। तो इनमें इनको याद रखना, ये सिनकोना है, ये महोगनी है, एबोनी है, और ये रोजवुड है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको दे सकते हैं। और खूब सारे अगर वो समुच्चय दे देंगे, इनमें से एक भी पकड़ लोगे तो यहाँ ये तो सदाबहार की इन्होंने दे दिया। उन्होंने कथन दे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, सदाबहार वनस्पतियों के अंदर पाए जाने वाले पौधों का समुच्चय के अंतर्गत रोजवुड, आयरनवुड, इनको इंडिकेट किया जाता है। आप लोग सही है क्या है? ठीक है। और वो अगर ऐसे दे दे कि पर्णपाती वनों के अंतर्गत रोजवुड, आयरनवुड और 2-3 अलग नाम देते हैं, आप नहीं, रोजवुड तो सदाबहार में आता है, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए गलत कर दोगे इसे, इतना सा करना है। चलो उसके बाद देखो, सेकंड बताओ। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, पर्ण का क्या हो जाता है? पाती का मतलब पतन हो जाना, पतती, पतत, पतंती, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, तो पतन हो जाता है इनका।
तो पर्णपाती वन, और पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। तो इनको कहा जाता है मानसूनी वन। एक तो ऐसे ऐसे जिनके पत्ते हमेशा रहते हैं, एक जिनके कभी कभी झड़ जाते हैं, एक उनके जिनके झड़े रहते हैं। तो जिनके कभी नहीं झड़ते हैं वो तो कौन से? सदाबहार। जिनके कभी कभी झड़ जाते हैं वो कौन है? पर्णपाती। और जिनके झड़े हुए रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके। चलिए, तो पर्णपाती वनों के अंतर्गत बताओ, वर्षा बताओ यहाँ। 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बहुत बड़ा एरिया है ये। कैसा एरिया? बहुत बड़ा एरिया। अब इसको मैं एक बार आपको बताता हूं, उसमें से आप लोग अनुमान लगाना। थोड़ा डीप लेके जा रहा हूं आपको। ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में आपको ये अनुमान हो गया कि ये वाला बीच वाला जो एरिया है, इस वाले बीच वाले एरिया में क्या पाया जाता है? वनस्पति पाई जाती है। और कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ये समझ में आ गया आप लोगों के? कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पर्णपाती वन पाए जाते हैं बीच में, विदर्भ वाले एरिया को छोड़ करके। चलो, और यहाँ जो है 75 सेंटीमीटर है, यहाँ कितनी है? 77। यहाँ से लेकर के 200 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, यहाँ तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मैंने कहा कि यार नहीं, इतना बड़ा कैसे? वो सारों के सारों एक साथ लिखेंगे, इनका 2 पार्ट कर दो। नहीं, एक तो डिंग 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 डिंग, बीच में से 2 पार्ट कर दो इसके। कर सकते हैं आराम से। हम लोग कह देंगे 75 से 100 सेंटीमीटर वाला एरिया भी पर्णपाती वन, 75 से और 100 से लेकर के 200 तक। तो फिर जब ऐसा ही कहना है तो क्यों किया? तो मैं आपको 2 शब्द लिखता हूँ यहाँ। मैं कितने शब्द लिखूंगा? 2 शब्द। आप लोग मुझे बताना कि इस वाले खांचे में तो कौन सा शब्द लिखूं, इस वाले खांचे में कौन सा शब्द लिखूं। 2 खांचे आपके पास, एक शब्द में लिख रहा हूं, दिख तो रहा वहां? मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, यहां पर मैंने एक लिखा शुष्क पर्णपाती। कौन सा लिखा मैंने? शुष्क पर्णपाती। एक शब्द लिखा मैंने आर्द्र पर्णपाती। एक कौन सा शब्द लिखा मैंने? आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र का मतलब गीला, शुष्क का मतलब सूखा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ए लिख दूं और इसको बी लिख दूं, तो शुष्क पर्णपाती तो मैं किधर लिख सकता हूं और आर्द्र पर्णपाती किधर लिख सकता हूं? बताओ। शुष्क किधर लिख सकता हूं? ए में लिख सकता हूं। सही से बताना, देखो हाथ खड़े करो। क्लियर हो गया? हाँ, ओके। तो शुष्क पर्णपाती तो किधर रख देंगे? इधर। तो अगर आपको कोई कह दे कि शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाले एरिया को इंडिकेट किया जाता है, वर्षा वाले एरिया को इंडिकेट किया जाता है, सही बात है, कोई गलत नहीं है। आर्द्र पर्णपाती के अंतर्गत 100 से लेकर के 200 तक एरिया कौन सा रहेगा? एरिया आपको स्वतः निर्दिष्ट है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तो किसका है? बताओ तो, ये वाला एरिया तो किसका है? बताओ बताओ। ये वाला एरिया आर्द्र पर्णपाती का। ओके, वेरी गुड। ये वाला एरिया हो गया आर्द्र पर्णपाती का। उसके बाद बताओ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया शुष्क, और ये वाला एरिया है, मैंने ये कहा था कि इधर से जो ये आ रही थी, ये इधर इधर जा रही थी, यहाँ क्या कि पूर्वी घाट है, तो यहाँ टकरा करके अंदर की तरफ बारिश नहीं हो पा रही थी, समझ से आ रही थी। इस वाले पूरे एरिया को मैं एक बार इंडिकेट क्या करूँगा, यहाँ बारिश है ही कम, तुलनात्मक रूप से कम है, तो ये वाला दक्षिण वाला जो ये एरिया है, इस वाले एरिया में शुष्क पर्णपाती। इतना याद हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। मरुस्थलीय वन तो मैंने छोटा सा एक एरिया इंडिकेट किया था, जो महाराष्ट्र में कुछ जिलों के अंतर्गत फैला हुआ एक जिला है, एक क्षेत्र है, उसको विदर्भ वाला एरिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? इतना सा वहाँ पर मरुस्थलीय पाई जाती है। तो ये मोटा मोटा आइडिया हो गया। तो मैं इसका विभाजन कर दूं, मैं कर दूं? 2 प्रकार से इसका विभाजन किया मैंने, 2 प्रकार से विभाजन किया। अब बताओ, एक तो कौन सा? शुष्क पर्णपाती। ओके, ये हो गया शुष्क पर्णपाती, ये हो गया शुष्क पर्णपाती। उसके बाद दूसरा आर्द्र पर्णपाती, ये हो गया आर्द्र पर्णपाती। क्लियर? शुष्क पर्णपाती वाले एरिया के अंतर्गत वर्षा बताओ। 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। बीच वाली जो है ये रेखा जो मैंने खींची है, ये कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो 75 से 100। ओके, इस वाले में बताओ 100 से 200। उसके बाद देखो इस वाले क्षेत्र में एरिया बताओ कुछ, बताओ। एक तो पूरा प्रायद्वीप हो सकता है, ये प्रायद्वीप, यूपी बिहार वाला एरिया आप ले सकते हैं। और बताओ, पंजाब है, पूर्वी राजस्थान है, हाँ बिहार वाला एरिया भी शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वहां पर भी बारिश कम होगी। उसके बाद देखो और बताओ,
गुजरात वाला एरिया। और बताओ, महाराष्ट्र हो गया। और बताओ, हरियाणा नहीं लिखा मैंने, ये लो हरियाणा, पूर्वी वाला हरियाणा। ओके, उसके बाद कर्नाटक हो सकता है। ओके, कर्नाटक हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है। केरल का पूर्वी वाला भाग कह सकते हो आप लोग। और मेनली ये वाला, इसमें आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब प्रायद्वीप देगा तब वो पर्णपाती वन देगा ही नहीं, वो इनमें से ऑप्शन देगा, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। क्लियर हो गया। आर्द्र पर्णपाती है, आर्द्र पर्णपाती कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ से यूँ एंट्री करती है, तब यहाँ तो 200 सेंटीमीटर से अधिक कर देती है, इसके बाद में 200 से कम शुरू करती है, और यहाँ अपना हिमालय फैला हो, तो हिमालय के जो दक्षिण वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ खूब सारी बारिश करती है। क्लियर। तो एक एरिया तो हो गया हिमालय का गिरिपद। हिमालय का, बोलो मेरे साथ, हिमालय का शब्द यही देता है वो, हिमालय का गिरिपद, हिमालय का गिरिपद। गिरी का मतलब, और पद मतलब पैरों में, तो यहाँ हिमालय है तो हिमालय के पैर यही है, तो हिमालय के इन पैरों पे क्या कर देता है, बारिश कर देता है। तो ये वाला एरिया तो हिमालय के पैरों वाला एरिया तो कौन सा है, पर्णपाती वन वाला। लेकिन पर्णपाती वनों के अंतर्गत भी आर्द्र पर्णपाती है। क्लियर हो गया। ये वाला शब्द आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद एक शब्द और आपको याद रखना है, वो क्या है, वो ये है कि मैंने एक चीज़ लिखाई थी आपको, एक बात कहा था कि ये क्या है, पश्चिम घाट का पश्चिम वाला एरिया है, वहाँ तो कौन सी, और पश्चिम वाले का जो पूर्वी वाला जो तट है वहाँ पर पर्णपाती। अब पर्णपाती के अंतर्गत आपको डिसाइड करना है कि शुष्क है या आर्द्र है। अधिकांश मामलों में शुष्क आ रहा था उत्तर, लेकिन शुष्क तो है, लेकिन मैंने ये कहा था कि यहाँ इसकी तुलना में यहाँ कम बारिश होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, इधर बारिश हो रही है तो इधर तो ऑटोमेटिक नमी आ ही जाती है। ठीक है, तो जैसे अरावली के यहाँ बीच में मैंने अरावली बनाई, यहाँ अगर धक्का लगा और यहाँ बारिश से बारिश होगी तो इसका मतलब पानी इधर की तरफ नहीं ढुलेगा, ढुलेगा, कम ढुलेगा, तुलनात्मक रूप से कम ढुलेगा। इधर ज़्यादा पानी रहेगा, इधर थोड़ा कम रहेगा, तो इसकी तुलना में इधर कम है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ इन दोनों में से अगर आपको तय करना है तो कौन सा लगाओगे आप लोग, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी तट। ओके, उसके बाद में ओडिशा वाला एरिया है, कहाँ है ओडिशा, इस जगह पे। ओके, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। और अगर पूर्वी जो पहाड़ियां भी अगर दिया हुआ है, पूर्वी पहाड़ियां, ये शब्द भी दिया हुआ है, इसका मतलब भी आपको टेंशन नहीं लेना कि यार पूर्वी पहाड़ियों में तो सदाबहार ही पाए जाते हैं। सदाबहार तो पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ 200 से लेकर के अधिक जो बारिश होती है वहाँ सदाबहार पाए जाते हैं। ये भी तो यही कह रहा है कि 200 के आसपास, एग्जैक्ट ये थोड़ी कि 201 हो जाएगी तो 201 बारिश होगी इसका मतलब सदाबहार आ जाएगी, ऐसा थोड़ी है। ये अनुमान, रफ अनुमान है कि 200 सेंटीमीटर तक होती है बारिश। तो ये पूर्वी जो पहाड़ी है वहाँ पर भी ऐसे पर्णपाती वनों में से आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाने की संभावना रहती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपको, हो गई। याद करना इसको, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो एक बार, बिना चिंता किए, लोड नहीं लेना है और देखना है इसको, वरना बहुत टफ चैप्टर माना जाता है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। ये तो समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या पाया जाता है, लेकिन इसके जो एरियाज, एग्जैक्ट एरिया इंडिकेट करना और इनमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसको याद रखना मुश्किल काम, जिसको हम लोग आसान कर लेंगे। हो गया याद। ओके, बहुत ध्यान से देखना, मैं पूछ सकता हूँ बीच में। अब चलो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बात। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। ओके, इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको GMT कर देना है, GMT, और एक S भी कर दीजिए। तो आप GST कर सकते हो, तो GST करो तो ठीक है, या GMT कर दीजिए, आपकी इच्छा। जी का मतलब हो गया गुल्लर, जी का मतलब क्या है, गुल्लर। एक है महुआ, महुआ आ गया। गर्ल्स के लिए तो नारियल, बॉयज के लिए महुआ नहीं है, महुआ से बना हुआ। हाँ चलो, उसके बाद टी का मतलब तेंदू, टी का मतलब क्या, तेंदू। एस का शीशम भी कह सकते हैं इसको, शीशम कैसे आता है, ऐसे आता होगा शायद, ठीक है। और भी पाए जाते हैं जिनमें एक होता है पलास, एक कौन सा होता है, एक होता है अमलतास, एक कौन सा होता है, अमलतास। पलास, अमलतास, खेर,
देखो देखो इसको याद हो जाएगा। जीएसटी याद करना या जीएमटी याद करना, एस भी याद नहीं करना, आप तो जीएमटी बता देना। जीएमटी का मतलब गुल्लर, महुआ, तेंदू, उसके बाद शीशम, पलास, अमलतास, पलास, अमलतास, और बहुत आसान है, कठिन नहीं है। उसके बाद देखो इसको आपको याद करना, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऐस कर देना, 3 बार ऐस कर दो। बोलो, साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम। शीशम उधर भी आ गया, आ गया उधर, आ गया, आ गया। साल, सागवान, शीशम, कितना आसान है, बहुत आसान सा मामला है। इसमें से आपको ये साल और सागवान, ये साल सागवान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद रखना। सागवान कहाँ है, आर्द्र पर्णपाती। क्लियर हो गया। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पर्णपाती जो वन होते हैं, इनका वाणिज्यिक दोहन बहुत ज्यादा होता है। वाणिज्यिक दोहन का मतलब इनका व्यापार बहुत ज्यादा, काट काट के ले जाते हैं लोग। जो किस में ले जा रहे थे वो भी कल परसों रात में तो वो सपने में आ रही थी वो मूवी। तो बहुत सपने में आई रात पर। उसमें एक एरिया का नाम लिया था जो मेरा 2-1 साल पहले जब मैं सिविल की तैयारी में हुआ करता था, उस समय मैं यूपीएससी के पेपर देखता था, और उस साल यूपीएससी ने पूछा था शेषाचलम की पहाड़ियाँ, और मुझे नहीं आता था वो शेषाचलम की पहाड़ियाँ। पुष्पा मूवी के अंदर शेषाचलम की पहाड़ियों के अंतर्गत ही वो शूटिंग है भाई, और बार बार 2-3-4 बार तो वो नाम भी लेते हैं, शेषाचलम, शेषाचलम से चंदन की लकड़ियाँ हैं उधर भेज देंगे। शेषाचलम का नाम आता है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था शेषाचलम। उसके बाद में मैंने एनसीईआरटी को इनको ढूंढा, कहाँ मिलता है यार ये शेषाचलम, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ था शेषाचलम की पहाड़ियाँ, समझिए। तो उस वाले एरिया में दक्षिण वाला एरिया कितना आसान है, गुल्लर, महुआ, तेंदू, गुल्लर, महुआ, तेंदू, शीशम। ओके, उसके बाद क्या है, पलास, अमलतास, खेर, पलास, अमलतास, खेर। ओके, उसके बाद इधर क्या है, 3 साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम, चंदन। चंदन भी याद कर लो एक, ये कौन सा है, चंदन। हो गया, कितना आसान। अमलतास, अमल पे करके ताश खेलना है। अरे क्लियर हो गया आपको, इतना याद रखना। ये आपके पर्णपाती वन। सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र, कितना आसान है, बहुत आसान है। 2 प्रकार के आपके वन हो गए। पहली वाली पीपीटी देखिए आप, ये कौन से कटिबंधीय है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये घाट, इधर वाली पहाड़ियाँ, इधर वाला घाट, इधर वाला अंडमान निकोबार, इधर वाला वो, और बीच वाला वो है तमिलनाडु बीच में ही हो। और वृक्ष कौन कौन से, रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, रबर, महोगनी, एबोनी, रबर, महोगनी, एबोनी, आबनूस, 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 और फिर क्या है, तो इसको कर दो आबनूसी, इसको क्या कर दो, आबनूसी। चिंता नहीं करनी है आपको, आबनूसी, क्योंकि रबर, महोगनी, एबोनी, तो इसको एबोनी, एबोनी से एबनूसी, इसको बोल देना आप लोग एबनूसी, एबनूसी, सी से सिन को ना से नारियल, ऐसे कनेक्ट कर। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जैसा नाम है वैसा का वैसा ही याद रखो, आपको तो वहां उत्तर आना भाई, आप में तो यही आता है। फिर आगे आगे क्या ले, फिर रबर ले, फिर अच्छा फिर महुआ, महुआ पी करके उसको साफ कर दे कॉपी को थोड़ी देर में। ये वाला दो याद हो गया। तीसरा सबसे आसान, जिसको तो याद ही नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिक याद है, स्वतः याद है, वो नहीं करना है, रुक जाओ। चलो, जो हिमालय, जो शिवालिक जो है वो क्या गिरिपद को नाम दे सकते हैं, यही है। सही से बताना, आपको आता ही नहीं आता। जब आपको पता ही नहीं तो फिर आपने ये से कनेक्ट कैसे किया, हिमालय का गिरिपद और इसको शिवालिक नाम देना, तो कनेक्ट कर लिया आपने, तो इसका मतलब वही है, बात बराबर ही हो, तो समझिए, तो वही है उत्तर। शिवालिक का मतलब भी क्या है, हिमालय का गिरिपद। और जब हिमालय पढ़ते हैं तब जब उसका एक भाग पढ़ते हैं शिवालिक, तब मैं ये बाकायदा ये लिखते हैं, या सब भी पढ़ते हैं उस चीज़ को, मैं ही नहीं लिखा था, सब लिखाते हैं, लिखी हुई मिलती है। हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र जो असतत श्रृंखला के रूप में मौजूद है, दैट इज शिवालिक। ओके, चलिए तीसरा कौन सा है,
मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय एक है मरुस्थलीय वन, ये है मरुस्थलीय वन। बताओ मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और तापमान खूब ज़्यादा। और क्षेत्र कौन कौन से बताओ 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 बताओ। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात। उसके बाद और बताओ, ये कौन सा, पंजाब, पंजाब एक हरियाणा वाला एरिया, एक कौन सा एरिया, विदर्भ वाला एरिया, याद रह जाएगा। उस एरिया को विदर्भ कहते हैं। हाँ, खूब सारे जिलों को मिला करके, खूब सारे जिले जहां पर बारिश होती नहीं उसको विदर्भ कह देते हैं, ये विदर्भ है। याद हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है ये। और इन्हीं को क्या कहा जाता है कि यहाँ पर कटीले वन उगते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कैक्टस वन। इनको कौन से वन कहा जाता है, कैक्टस वन। और मरुस्थल में उगते हैं तो उगने को उद्भवन कहते हैं, मरुदभिद वन। बहुत आसान है। और यहाँ पर कौन कौन से जो हैं वन पाए जाते हैं तो बताओ, देखो 2-3 तो आप लोग खूब सारे जानते हो, आप लोग बताओ। नागफणी, ये नागफणी। और क्या, तुहर, रोहिड़ा, केर, बियर, हाँ। और बोलो, खेजड़ी, ओके। आप लोग बताओ, घासें भी पाई जाती है, करड़, दामन, अंजन और सेवण, इस तरह की कुछ घासें। घासें कौन कौन सी है, सेवण, दामन, करड़, अंजन, इस तरह की कुछ घासें, बूर घास। ओके, तो ये आपने कैक्टस, तुअर, रोइडा, खेजड़ी हो गया। हाँ, ग्वारफाटा, एक ग्वारफाटा लिख देता हूँ। ग्वारफाटा क्यों लिखे, एलोवेरा लिखे यार, अच्छा शब्द बोलो, एलोवेरा। ओके, वेरी गुड, बहुत आसान है, इसके बारे में और कुछ है ही नहीं। क्या समझ में आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो अब मुझे बताओ, आप लोग बता दोगे, मैं पूछ लूंगा तो बता दोगे। चलो अब बताओ कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है। ओके, अब क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ लिया है आप बताओ। 3 पढ़ लिया, और एक कौन सा है जिसके मैंने 2 भाग किए, पर्णपाती वन, वेरी गुड, कितना। और कौन कौन से, क्या क्या नाम दिए फिर उनको, ठीक है। अब समय की अपनी सीमा चल रही है, आप लोग थोड़ी देर धैर्य रखो, उसमें अपना चैप्टर अभी। चलो, चौथे प्रकार का वन है, उनको कहा जाता है पर्वतीय वन। वो कैसे वन है, पर्वतीय वन। और पर्वतीय वनों को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो कहाँ पर पाए जाएंगे, मोटी मोटी बात तो आपको पता है कि एक तो एक ऐसा एरिया जिसे हम लोग किसके रूप में इंडिकेट करते हैं, हिमालय के रूप में। एक तो पाया जाता है यहाँ हिमालय में, ठीक है। एक कहाँ पर है, नीलगिरी वाली जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स, ये वाली एरिया, या जिसका मतलब दक्षिण भारत कह सकता हूँ मैं, कि दक्षिण भारत वाला जो एरिया, क्लियर हो गया। दक्षिण भारत वाला वो एरिया जहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत ऊंचाई पर है। पश्चिम घाट में भी उसमें सदाबहार वाली ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई पर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो पर्वतीय वन मिलेंगे वहाँ पर भी। ओके, चलिए 2 पढ़ना है, इनमें से एक बहुत आसान सी बात है जिसको आपको याद रखना है कि नीलगिरी वाली पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत वाली जो पहाड़ियाँ जहाँ पर 1500 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 सेंटीमीटर नहीं, मैं सेंटीमीटर बोल देता हूँ, और जब जब भी मैं सेंटीमीटर बोलता हूँ उसका मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो 1500 मीटर से अधिक ऊंचे, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो जगह है, अधिक ऊंचाई वाली जगह, ऊंचाई वाली पर्वतीय जो वनस्पति है, कहाँ पर, दक्षिण भारत में, ये ध्यान रखना है। हिमालय में नहीं, दक्षिण भारत में जो पर्वतीय वनस्पति उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शोला। उनको क्या कहा जाता है, शोले मूवी भी धर्मेंद्र का पता नहीं, ये भगवान, ये भगवान, तो 16 या 16 को बहुवचन बनाओ, सोलास, सोलाज, उनको क्या कहा जाता है, 16 वन। क्लियर हो गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 16 वन क्या है या 16 क्या है, तो 16 जो 16 जो है उसका एक वचन 16, 16 का एक वचन, साले का एक वचन साला, 16 का। क्लियर हो गया। तो 16 क्या है,
तो वन है, कहाँ पर पाए जाते हैं? और इनके बारे में एक शब्द का इस्तेमाल करना है। इतनी देर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो कह रहे थे उष्ण कटिबंधीय। वो क्या कह रहे थे हम लोग? ये वाला है शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है 1500 सेंटीमीटर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? शोला वन कहा जाता है। अब पढ़ना है मैं हिमालय वाले वन। ओके चलो, पर्वतीय वनों को जब हम लोग एक तो आपको बात समझ में आएगी, अब बहुत ध्यान से समझना कि पर्वतीय वन जो है हिमालय, बहुत आसान से हिमालय को पार करना या हिमालय के वनों को एक ही दृष्टि से पढ़ लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर खूब सारे प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और खूब सारे प्रकार की इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक हाइट तक अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, फिर हाइट और बढ़ जाती है तो फिर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, फिर हाइट और बढ़ जाती है तो अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। ऊपर वाले एरिया में तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर आप लोग जाओगे तो वहां तो घास फूस मिलेगी, आपको सेवाल मिलेगा, रपट रपट के पड़ोगे वहाँ, समझ रहे हो? रपट के वहाँ गिर जाओगे आप लोग तो वहाँ तो सेवाल मिलेंगे आपको, जो घास फूसें हैं छोटी छोटी घासें वही मिलती है। क्लियर हो गया? तो मैं इसका जो विभाजन कर रहा हूँ वो समझना। एक है 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1000 के बाद एक होता है 2000 मीटर। 2000 मीटर। एक होता है 3000 मीटर। 3000 मीटर। एक है 4000 मीटर। 1000 से लेकर के 2000 मीटर के बीच में कुछ वनस्पति पाई जाती हैं जो अलग प्रकार की हैं, और 2000 से लेकर के 3000 के बीच में जो वनस्पति पाई जाती है वो एक अलग प्रकार की वनस्पति है, वो अलग प्रकार की वनस्पति है। और इसके बाद में 3000 से 4000 के बीच में वनस्पति पाई जाती है वो अलग प्रकार की। ये वाली बात समझ में आ गई? आगे चलो, ध्यान दो। 1000 से 1000 जो मीटर है, 1000 मीटर तक की जो पानी पीना है ना, घर जाके पियाना, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके अब सुनो, एक किलो 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 क्या चिंता करना है। 1000 जो मीटर है, हिलाना मत उसको। 1000 मीटर से नीचे वाला जो एरिया है आपको लगेगा फिर 1000 मीटर से जो नीचे वाला जो एरिया वहां पर किस प्रकार की पाई जाती होगी, क्योंकि पर्वत तो 1000 मीटर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसके थोड़ा सा नीचे की ओर भी तो कुछ वनस्पतियां पाई जाती होगी। तो नीचे तो बहुत सामान्य सी बात है, आप समझना बात को। ये मैंने बना दिया ऊपर वाला। 1000 मीटर तक तो वैसी ही वनस्पति पाई जाती है जो इस धरातल पर वनस्पति पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद हो गया? क्या कहा मैंने? नहीं, अभी जस्ट क्या कहा मैंने? ज्यादा पीते हैं, ज्यादा पी जाएंगे। चलो ध्यान से सुनो एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है ये वन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना। ये जो 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर के बीच में जो वनस्पति पाई जाती है, ये बड़े बड़े जो पत्ते हैं उनके रूप में पाई जाती है। इनके पत्ते कैसे होते हैं? बड़े। कैसे पत्ते होते हैं? तो इनको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। बोलो मेरे साथ, शीतोष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय चौड़े पत्तों वाले, चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति, बस यही ध्यान रखना आपको, और कुछ याद नहीं रखना। इसमें चेस्टनट है, ऐसा कुछ नाम आता है, जैसे चेस्टनट है, आक है, लेकिन उनको याद नहीं रखना आपको, केवल ये नाम ही याद रखना। ऊपर वाले जहां जहां याद रखना है मैं कह दूँ। क्लियर हो गया? तो यहां तो पाई जाती चौड़ी। क्लियर होगी? तो इतनी चौड़ी। अब चौड़ी को और छोटा करो, छोटा करके और कम कर दिया आपने, कम करके इसका बना दो कोन, शंकु। कोन, कुल्फी नहीं खाते आप लोग? वो कुल्फी तो कौन, तो जैसे एक दिन तो आए थे आपकी अपनी दुकान पे आए थे, वहाँ एक व्यक्ति, एक बालिका आई जो भिलवाड़ा पढ़ती थी, वो आ गई, उसने कहा कि भैया कौन देना, कौन है? मैंने कहा कौन है क्या, पहले तू बता तू कौन है। ये कौन है? तो कौन का मतलब शंकु, शंकु जो है वो खाने का आता है, उसके बारे में करी।
ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में ऐसे शंकु वाली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ऐसी वनस्पति पाई जाती है। तो ये कौन से वाले एरिया में पाई जाती है बताओ? 2000 मीटर से लेकर के तो आपको पूछ लिया जाए कि कोणधारी जो वन है, ये कोणधारी वन या शंकुधारी जो वन है, शंकु को धारण किए हुए शंकुधारी जो वन है वो किसका प्रकार है? पर्णपाती वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, किसका प्रकार है? ओके, पर्वतीय वनों के अंतर्गत 2000 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ओके, इनका नाम क्या हुआ? कोणधारी वन, कोणधारी वन, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? शंकुधारी, शंकुधारी वन। क्लियर हो गया? उसके बाद में ये वाला जो एरिया होता है, इस वाले 3000 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पर पाए जाते हैं अल्पाइन वन। कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ? अल्पाइन वन। ओके, ये पाए जाते हैं अल्पाइन वन। और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई जो है यहाँ पर पाए जाते हैं टुंड्रा, टुंड्रा तुल्य वनस्पति, टुंड्रा तुल्य वनस्पति। इतना आसान? वन कोई नहीं उठे तो ये वनस्पति लिख दिया मैंने बस, है ना, छोटी छोटी घासें हैं। अरे सुनो, तो इस वाले में तो आपको विशेष कुछ याद नहीं करना है, इसका याद रखना है, ध्यान दो एक बार, ठीक है, वो ध्यान से समझना बात को। कोणधारी जो वन है, इनके कुछ वनों के नाम है आपको याद रखना है, ठीक है, अगर वो दे देता है तो आपको ध्यान रखना है। चलो, एक का नाम है चेस्टनट, एक का नाम क्या होता है? बोलो, चेस्टनट, 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 2-3 बार बोलो, चेस्टनट, चेस्टनट, नट बोल्ट, जैसे ये नट बोल्ट कैसे रखा हो ऐसे ही है, तो चेस्टनट। ओके, उसके बाद में एक होता है आक, एक क्या होता है? आक, ये अपने वाला आक नहीं होता है, वहां वाला आक होता है। ओके, चेस्टनट, आक। एक का नाम होता है देवदार, एक का नाम क्या होता है? देवदार। एक का नाम होता है स्प्रूस, एक का नाम क्या होता है? स्प्रूस। सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण स्प्रूस के बारे में डायरेक्ट पूछता है कि स्प्रूस किस प्रकार की वनस्पति है? शंकुधारी। क्लियर हो गया? कितना आसान है? चेस्ट, आक, देवदार, स्प्रूस। ऐसा कैसा होता है? ऐसा होता है? हाँ, तो ऐसा होता होगा तो कहाँ उगता होगा? उधर ही उगता है या कहाँ उगता है, या घर पे उगा देते हैं? चलो, इसको बाद में क्लियर करेंगे। ओके, तो ये वाली बात क्लियर होगी कि चेस्टनट, आक, देवदार और स्प्रूस याद हो जाएंगे। चेस्टनट, आक, देवदार, इतना आसान है। उसके बाद में आपको याद रखना अल्पाइन वन। क्या याद रखना? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन में कुछ नहीं करना है, ये पीछे क्या लिखा है? पाइन वन, ये पाइन वन। कौन से वन? पाइन वन। और भी पाए जाते हैं, जैसे उनमें और भी प्रकार के वन होते हैं जो आपको नोट से मिल जाएंगे। ओके, टुंड्रा तुल्य वनस्पति, टुंड्रा तुल्य, बोलो एक बार, टुंड्रा तुल्य। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति जब इतनी ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति है, तो उस वनस्पति में क्या वहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हो पाएंगे? वहाँ तो बर्फ है, पूरे पूरे जड़ें पिघल जाएगी उनकी, तो वहाँ तो कुछ नहीं है, रपटनी है। वहाँ क्या है? जिनको कहते हैं हम लोग सेवाल, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है सेवाल। उनको क्या कहते हैं? सेवाल। और वही होती है वहाँ पर छोटी घासें। वहाँ क्या होती है? छोटी घासें। छोटी क्या होती है? घासें। तो सेवाल हैं, छोटी छोटी घासें हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा तुल्य वनस्पति में पाई। कितना आसान है? बहुत आसान है। देखो, चारों प्रकार बताओ मुझे, कौन कौन से? सबसे पहले तो बड़ी या चौड़ी पत्ती वाले, फिर कौन वाले, फिर उससे और अल्प करो, इसका मतलब अल्पाइन, उसका मतलब क्या हुआ? अल्पाइन वन। और उसके बाद में टुंड्रा तुल्य वनस्पति। क्लियर हो गया? उसके बाद चलो, ये आपके क्या हो गए? वन। कौन से वन हो गए? पर्वतीय वन हो गए। अब चलो, पर्वतीय वन जो है आपके सारे के सारे क्लियर हो गए। उसके बाद में एक बच्चा हुआ है जिसका नाम क्या है? मैंग्रोव वन। इतना लंबा पढ़ाना, मुझे लग रहा था ये आधे घंटे का चैप्टर है। एक है पांचवा जिसका नाम क्या है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। बताओ दे, आक है, चेस्टनट है, देवदार है, स्प्रूस है, ये कौन सी वनस्पति है? कोणधारी। और उनके अलावा जो बची हुई है वो मिल जाए तो कर ही दोगे आप लोग। तो मैंग्रोव वनस्पति के बारे में एक बात तो ये है कि ये लवणीय जो है, लवणीय पादप होते हैं। ये कैसे पादप होते हैं? लवणीय पादप होते हैं। क्लियर?
इनके अंदर न्यू मेटाफोर्स नामक जड़ें होती है। जड़ों का नाम क्या होता है? न्यू मेटाफोर्स। कि लवण के अंदर रहेगी तो लवण में के अंदर सांस कैसे ले गए पौधे, तो ये यूं करके ये जड़ को ऊपर की ओर निकाल लेते हैं, और ऊपर जड़ ऊपर ही रहती है, इनकी घूमती रहती है, और बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। तो न्यू मेटाफोर्स क्या होती है? जड़ें होती हैं इनके अंतर्गत। फिर इन्हीं को कहा जाता है, चूंकि ये अगर भारत वाले एरिया में, तटीय वाले एरिया में, समझना बात को, अगर तट वाले एरिया में यहाँ पर ये खूब सारी वनस्पति फैली हुई है ऐसी, तो समुद्र का अगर लेवल बढ़ेगा तो पानी को हमारे अंदर यहाँ नहीं आने देंगे, तो फायदा तो है इनका, हो सकता है बिल्कुल। तो ज्वार भाटे से रक्षा भी करते हैं ये, इसलिए इनको कहा जाता है ज्वारीय वन। क्या कहते हैं इनको? ज्वारीय वन। इनके उपनाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन किनको कहते हैं? इन्हीं मैंग्रोव वनों को कहते हैं। इनको कहा जाता है अनूप वन। क्या कहते हैं इनको? अनूप वन। इन्हीं को कहा जाता है वेलांचली वन। ये क्या होता है? वेलांचली वन। वेलांचली वन। इन्हीं को कहा जाता है दलदली वन। क्या कहा जाता है इनको? ये डेल्टा वाले भागों में पाए जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है डेल्टाई वन। ठीक है, आप लोगों को पूछ लिया जाए कि डेल्टाई वन, तो डेल्टाई वन जो लवणीय पादप होते हैं। ओके, और इन्हीं को कहा जाता है, और क्या कहा जाएगा? और मैंग्रोव वन। और इन्हीं के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण जो पौधा है वो हमारे इस भारत में पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरी जो वृक्ष है, ये सुंदरी वृक्ष, इसके बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वन है। ठीक है, मैंग्रोव वनों के अंतर्गत सुंदरी वृक्ष, खूब सारे वृक्ष होते हैं, उनमें से भारत में पाए जाने वाला जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा होता है? सुंदरी वृक्ष। मैंग्रोव जो वन लिखा हुआ है, मैंग्रोव भी एक वनस्पति का ही नाम है, समझ रहे हो? डेल्टाओं में पाए जाने वाला एक वनस्पति, जैसे ये सुंदरी वृक्ष है वैसे ही मैंग्रोव भी एक वृक्ष होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? तो ऐसे, और एक ऐसे ताड़ जैसे हैं, छोटे छोटे नारियल जैसे हैं, तो ये नारियल तो नहीं पाया जाएगा, ताड़ पाया जाता है। ये दो आपको बातें याद रखनी। और सुंदरी वृक्षों की प्रधानता के कारण जो पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा बना हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर हो गया? और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बताओ मुझे, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? बताओ। भारत के तमाम तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्षेत्र कौन कौन से इनके? भारत के तमाम तटीय प्रदेश, भारत के तमाम तटीय क्षेत्रों में। कितना आसान है? बहुत आसान है। क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा गुजरात में भी है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा लक्षद्वीप है, उसमें पाए जाते हैं। और कहां पर पाए जाते हैं? क्या गुजरात के बाद में क्या मैं कह दूं आंध्र प्रदेश, उसमें ऑप्शन आ गया कि आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश भाग, तो वहां पर पाए जा सकते हैं बिल्कुल। तो आंध्र प्रदेश हो गया, या उड़ीसा वाला एरिया हो गया, उसके नीचे की तरफ आओगे तमिलनाडु वाला जो तट है, उस कोस्टल जो एरिया है, वहां पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। क्या आपको सारे के सारे वन क्लियर हो गए? एक हाँ करो एक बार कि सारे के सारे वन क्लियर हुए। तो ये आपके वनों का प्रकार था। ये क्या था आपके? वनों का प्रकार। लगभग घंटे भर की क्लास हो गई थी, और इसके अंतर्गत भारत की वनस्पति को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। और चलो मुझे बताना कि भारत की वनस्पति को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं हम लोग? 5। पहला कौन सा? सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। कैसा कटिबंधीय? उष्ण कटिबंधीय। तीनों के साथ तो उष्ण लगाना आपको। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। एक कौन सी? पर्णपाती वन। ओके। और तीसरा कौन सा? मरुस्थलीय वन। तो पहला जो है उसके अंदर वर्षा कितनी? 200 से अधिक। दूसरा जो है उसमें वर्षा 75 से 200, और उसमें 50 से कम। हो गया। उसके बाद में मैंने कहा था रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, रबर, महोगनी, एबोनी, आबनूस। ये कौन सी वनस्पति है? बताओ देखिए कौन सी? रोजवुड बोल दिया मैंने शुरू में ही, सदाबहार होगी तो एवरग्रीन वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके। उसके बाद में पर्णपाती, डायडेसिडियस। तो जो पर्णपाती वन है वो कौन कौन से बताओ? उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिनमें एक तरफ तो लेगा मैंने 3S लिखा था, एक तरफ GST लिखा था या GMT लिखा था। गुल्लर, महुआ, तेंदू। गुल्लर, महुआ, तेंदू। तो ये जो है ये कौन से हैं बताओ? शुष्क है या आर्द्र वाले? शुष्क वाले। ओके। 3S, साल, सागवान, शीशम, चंदन। साल, सागवान, शीशम, सेमल, चंदन। सेमल भी एक और होता है, तो चंदन। ये कौन से होता है?
आर्द्र होते हैं। ओके, उसके बाद और कौन कौन से होते हैं, उसके बाद बताओ। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वनों को बताओ कौन कौन से, बताओ तो बोलते रहो। हाँ, उसके बाद पर्वतीय वनों को कितने भागों में विभाजित किया, कौन कौन से, नीचे नीचे तो बड़ी, हाँ 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से अधिक। तो 1000 से ज्यादा उसका नाम क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले। उसके बाद में दूसरा कोणधारी वन, ठीक है, तो छोटा कर दिया कोणधारी, और अल्प करो अल्पाइन, और अल्प किया तो अल्पाइन। उसके बाद में टुंड्रा, चलो घास पूछे तो कहाँ पर, टुंड्रा में, घास पूछे तो टुंड्रा में। मॉस, लाइकेन, लाइकेन भी ऐसे ही घास पूछी होती है, तो लाइकेन जो होती है वो भी, लाइकेन का नाम नहीं सुना, साइंस में तो आता है नहीं लाइकेन वाइकेन, हाँ ऐसा, तो लाइकेन घास पूछी होती है, शैवाल। तो और उसके बाद में जो एक पढ़ा है सोला या सोलास, तो सोलास क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं सोलास। हाँ, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, और उनके आगे शब्द क्या होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय। ओके, शीतोष्ण इसलिए कि नीचे तो उष्ण है ही सही, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर शीत बढ़ जाती है, तो शीतोष्ण पूरा शीत भी नहीं हो पाता है, पूरा उष्ण भी नहीं होता, शीतोष्ण हो गया। ओके, तो और मुझे बताओ कि शंकुधारी जो वन थे उनके जो कौन कौन से थे, एक तो चेस्टनट, ऐसा बोला था चेस्टनट, एक था आक, स्प्रूस ऐसा, और स्प्रूस बहुत महत्वपूर्ण था, याद रह जाएगा। और क्या क्या था, देवदार, बागुदार का कौन है यार, बागुदार क्या है, अच्छा विषय का गांव है, एक बागुदार है। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी आपकी। और चलो एक होता है सिल्वर पर और एक होता है जूनीपर। एक क्या होता है सिल्वर पर और एक का नाम है जूनीपर। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो मैंने नहीं छोड़ा था वहां, तो कहाँ छोड़ा मैंने, बताओ। पाइन, एक तो होता है पाइन वन, तो एक तो होता है पाइन, एक होता है बर्च, एक होता है जूनीपर। एक का नाम क्या है जूनीपर, 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 जूनीपर। एक का नाम होता है फर, एक का नाम क्या है फर, जूनीपर और फर। पढ़ो तो इनको, तो इस वाले को याद रखना। इसमें से एक कोणधारी वन है, इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना। और उसके बाद में ये टुंड्रा तुल्य है, इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना आप। याद हो जाएगा, कितना आसान काम है, बहुत आसान, दुनिया का सबसे आसान काम है कोरा, देख के याद कर लेना। और सीधी सीधी लिखी लुकाई बात, आप लोगों को ढूंढना कहाँ पड़ रहा है, सीधा सीधा मिला हुआ। हो गया, इसको याद कर लिया। तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ है चेस्टनट, आक, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, आक, देवदार, स्प्रूस। यहाँ पर पाइन, बर्च, पाइन, बर्च, और ये कौन सा जूनिपर और फर, जूनिपर और फर। एक और होता है रेडोडेंड्रोन होता है, छोड़ दीजिए उसको, नोट्स में मिल जाएगा आपको। उसके बाद में यहाँ क्या होता है सेवाल होता है, छोटी घासें होती हैं, उनको लाइकेन भी कहते हैं, लाइकेन, और उन्हीं को कहा जाता है मॉस, मॉस ऐसे कुछ होता है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, एक शब्द और आपको मिल सकता है, उसका नाम है नीला कुरिंजी। उसका नाम क्या है, वो एक बार ही पूछा हुआ है, मतलब 2 बार पूछा हुआ है, मैं कल जो पुराने पेपर देख रहा था उनमें से मैंने नोट किया, वो उसका नाम है नीला कुरिंजी। उसका नाम क्या है नीला कुरिंजी, बोलो मेरे साथ, नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी। ये क्या होता है, ये एक पुष्प होता है, ये क्या होता है पुष्प होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों या दक्षिण वाला जो भारत है वहाँ पर पाया जाता है। ओके, नीलगिरी कार्डामम जो हिल्स है वहाँ पर पाया जाता है। कितना आसान है, बहुत आसान है। पर्वतीय ये तो, एक तो ये वाला एरिया, यहाँ पर भी पर्वत है बहुत बड़ा, एक यहाँ पर पर्वत है, तो यहाँ वाले को तो हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया, यूँ करके ऐसे बांटा, यूँ करके बांटा। यहाँ वाले में तो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर कोला 16 लिखा, ये लिखा, तो ऐसे करके आप लोगों को नोट कर लेना। क्लियर होगी, तो आज की क्लास याद होगी पूरी की पूरी। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप लोग याद करना, और कल मैं इसको भी पूछ लूँगा, इससे पहले वाला भी पूछ लूँगा थोड़ा सा।
चिंता नहीं करनी। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन वालों, बाय बाय।